नमस्कार, स्वागत आपका NVR 24 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। देश इस वक्त चौथे लॉकडाउन से गुजर रहा है। 2 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई है। खैर, कोरोना जैसी महामारी से भारत ही नहीं पूरी दुनिया पहली बार झेल रही है। बड़ी जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकारों की भी कि वो केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चले ऐसे मुश्किल वक्त में और सही नीतियां बनाए अपने राज्य के लिए। साथ ही बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है कि वो पूरा सहयोग करे राज्य सरकार के साथ। दर्शकों, आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दीपक प्रकाश। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीपक जी, झारखंड में जिस तरह मैंने बात की, कोरोना के इस काल में राजनीति को अलग रख के सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की फिलहाल जरूरत है विपक्ष को। ऐसे सबसे पहले सरकार ने जो काम किया है झारखंड में कोरोना से निपटने के लिए, उसमें आप सरकार को कितना सफल मानते हैं? देखिए ऐश्वर्या जी, कोविड-19 जिसको कोरोना वायरस से पूरी दुनिया आज त्रस्त है और हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ लड़ रही है। भारत भी उससे अछूता नहीं है और झारखंड भी हम सब लोग मिलकर के चाहते हैं कि अच्छी तरह से इसके खिलाफ लड़ाई लड़े। भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रदेश में विपक्ष की भूमिका है। विपक्ष की जब भूमिका है तो हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। दृष्टिकोण स्पष्ट ये है कि हम सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति पर विश्वास करने वाले लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार को सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग दें और देते आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार ये लड़ाई सिर्फ अपने ऊपर लेकर के लड़ रही है, जो संभव ये नहीं, असंभव भी है। जब तक जनता का जनमानस के साथ, जनता का जन समर्थन के साथ और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन, सभी NGO, सभी लोगों को मिलकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड की सरकार, जो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार है, कांग्रेस उसका सहयोगी दल है, बेदल है लोग, कुल मिलाकर कह सकते हैं सरकार में ही आपस में सामंजस्य नहीं, समन्वय नहीं, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों में सामंजस्य नहीं, सामंजस्य नहीं, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो बेलगाम है। इसलिए ये लड़ाई लड़ने के लिए जो मंशा होनी चाहिए, जो इच्छा होनी चाहिए, जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसका अभाव झारखंड में। तो दीपक जी, अगर बीजेपी सत्ता में होती झारखंड में तो क्या रणनीति होती, क्या अलग कर लेती वो इस सरकार से? सच है कि ये भारतीय जनता पार्टी यदि राज्य में सरकार होती तो केंद्र सरकार की जो हमको योजनाएं जो हमको मिली है, जिसको असली जामा में हम पहनाने का काम करते, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे अनाज जिनको नितांत आवश्यक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो दिशा निर्देश दिया गया उसका हम पालन करते, हम जमाखोरी नहीं होने देते, हम ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देते, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हम ये काम नहीं होने देते, कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। एक समुदाय को खुश करने के लिए कानून व्यवस्था के साथ हम समझौता नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार, हम कह सकते हैं कि हम ये जरूर करते कि हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो मेरे हैं, अपने हैं, झारखंडी भाई, मेरे आंगन के हैं, मेरे खेत और खलियान के लोग हैं, वो दूसरे राज्य में जाकर काम करते, और इसलिए करते हैं कि अपनी पेट के परवरिश के साथ अपने परिवार को भी परवरिश किया जाए। वो जब आना चाहते हैं तो उनको लाने की हम सुगम रास्ते तय करते। लेकिन झारखंड की सरकार रेलवे को रिक्विजिशन तक नहीं देने का काम किया। इसका अर्थ है, सीधा और सीधा अर्थ है कि झारखंड की सरकार हमारे प्रवासी मजदूर को झारखंड में लाना नहीं चाहती है। हमारे छात्र फंसे हुए दूसरे राज्य में, उनको ट्रेन की सुविधा मुहैया करने के लिए केंद्र सरकार दोनों हाथ से तैयार है, लेकिन झारखंड की सरकार उसको लाना नहीं चाहती। यदि बीजेपी की सरकार होती तो बीजेपी की सरकार होती तो हम कानून व्यवस्था के साथ समझौता नहीं करते और एक समुदाय के लिए हम राजनीति नहीं करते।
मेरा अगला प्रश्न यही था, आपने तुष्टीकरण की बात की है। झारखंड में हिंदी पीढ़ी में जिस तरह का कोरोना विस्फोट हुआ, क्या समझते हैं आप? राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति ही थी जिस वजह से ये समस्या सामने आई? देखिए, सच है कि कुछ विदेशी लोग, और मेरा स्पष्ट रूप से आरोप नहीं है, ये इस बात में दम है, तर्क में दम है कि वो लोग सीएए के विरोध में आकर राजनीति कर रहे थे, विदेशी शक्ति यहाँ पर आकर के राजनीति कर रही थी। वे लोग उन स्थानों में जाकर छुपने का काम किया है, जो कहीं धार्मिक स्थान हो, कहीं सामाजिक स्थान हो, चाहे किसी का घर हो, और उसको संरक्षण देने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं देश के साथ वो गद्दारी कर रहा था, उसके साथ राज्य की सरकार ने समझौता किया। और आप तो बात कर रहे हैं मोहल्ले की बात, एक मोहल्ले की सरकार बनकर रह गई। एक जिस आप मोहल्ले की चर्चा कर रहे हैं, उस मोहल्ले के इर्द गिर्द ही झारखंड की सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के मंत्री हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हो, सब लोग उसी मोहल्ले की चिंता कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस मोहल्ले में हमारे हमारे जो समुदाय है, हिंदू समुदाय के लोग भी थे, उसकी चिंता नहीं की गई, और उनको राशन नहीं प्राप्त हुआ, उनके साथ ज्यादती की गई, और उसके बावजूद ये सरकार वहां पर रोकने में, कोरोना वायरस को रोकने में असफल साबित हुई। इसलिए सरकार एक मोहल्ले की सरकार बनकर रह गई। दीपक जी, एक समुदाय विशेष तबलीगी जमात, उसका काफी नाम उछला था। कई राज्य सरकारों ने खुल करके नाम लिया कि तबलीगी जमात की वजह से उनके राज्य में इतने मामले लगे। आप कितना जिम्मेदार मानते हैं तबलीगी जमात को झारखंड के मामलों के लिए? देखिए, हम मानते हैं, ये बात प्रमाणित करता है कि जब उनकी गिरफ्तारियां होने लगी, और किसके कारण गिरफ्तार हुई, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि उसके एक दस्तावेज हम लोगों ने प्रस्तुत किया कि वे लोग हैं जो विदेश से आकर के तबलीगी जमात में आकर के अपना भाषण देते हैं, वे लोग हैं जो लोग आए हैं पासपोर्ट किस चीज का लेकर के, वो पासपोर्ट किस चीज का लेकर आए, घूमने के लिए, पर्यटक के रूप में आए, पर्यटन करने के लिए आए, और आकर के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धार्मिक काम में संलग्न है। तो इस तरह से राज्य की सरकार को ये काम रोकना चाहिए, ताकि उनके कानून व्यवस्था पर एक पर्यटक की भूमिका में आने वाला व्यक्ति आज दूसरे भूमिका में काम कर रहा है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन राज्य की सरकार ने काम नहीं किया। इसलिए तबलीगी जमात ने झारखंड में, हम कह सकते हैं, कोरोना वायरस के बीमारी को, पॉजिटिव पेशेंट को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका है। दीपक जी, अगर थोड़ा पीछे जाए हम, करीब 5 से 6 महीने, तो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी ने सत्ता गंवाई थी। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहे थे कि बीजेपी सत्ता में नहीं पहुंच पाई? किन किन वजहों के कारण उसे हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए, इसके कई कारण है, लेकिन मूल कारण क्या है कि हम केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की उपलब्धियां जो थी, पॉजिटिव जो हमारे पक्ष थे, उस पक्ष को आम जनता तक हम पहुंचाने में असफल हुए। और ये हम सब लोग जानते हैं कि भ्रम की स्थिति, दिग्भ्रमित करने का काम हमारे विपक्ष के लोगों ने किया, जिस प्रकार से कई समुदायों को भड़काने का काम किया, और हम कह सकते हैं सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए झारखंड के अंदर इन लोगों ने राजनीति की, और उसका दुष्परिणाम हुआ, जिसके हम भारतीय जनता पार्टी हारी है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पुराना जनाधार है, इसलिए हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। मैदान हमारा है, खेत हमारा है, हमारी पृष्ठभूमि यहाँ पर पहले से, हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि हमारी है, हमारे पास जनाधार है। आगे हम और इसको विस्तार करेंगे और नए चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम करेंगे। एक चुनाव के बाद अगले चुनाव के लिए ही पार्टी कमर कसती है, लेकिन पिछले चुनाव में जो हार का मुंह बीजेपी को देखने लगा, बीजेपी की तरफ से था, उसे आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? बार बार बोला गया कि 5 साल बीजेपी का चेहरा जो मुख्यमंत्री रहे वो आदिवासियों का चेहरा नहीं थे, ऐसी बहुत सारी बातें कही गई। देखिए, मैं ऐश्वर्या जी, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने दिग्भ्रमित करने का काम किया। आदिवासी, गैर आदिवासी, बाहरी, अंदरी, इस प्रकार की परिस्थिति को पैदा करके समाज को नुकसान ही किया, और साथ ही साथ झारखंड को सबसे बड़ा नुकसान किया। झारखंड आज हम कह सकते हैं कि सामाजिक समरसता टूटा है,
एक दूसरे को शक की निगाहें से देखने लगे हैं और आदिवासी समाज को तो जिस ढंग से विभ्रमित करने का काम किया उसकी निंदा हम लोग करते हैं। जी दीपक जी, ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद बीजेपी की जो चेहरे हैं राज्य में, उनमें कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, ऐसे आस लगाए जा रहे हैं कि ऐसी भी उम्मीद है? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। सॉरी, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे पास ऐसे कई नेता, बाबूलाल मरांडी एक बड़े नेता, एक बड़े चेहरा, एक बड़ा दृष्टि रखने वाला, तो दूसरे तरफ अर्जुन मुंडा जी बड़े नेता के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, और साथ में रघुवर दास जी का पिछले 5 साल का अनुभव। हम तीनों जो ऐसे चेहरे जिनके नाम की चर्चा मैं कर रहा हूं, उनके सुझाव पर और सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक निर्णय के आधार पर पार्टी को और विस्तार करके कार्यकर्ताओं के बलबूते पर। भारत के तमाम राज्यों से जो मजदूर वापस पलायन करके आए हैं झारखंड, उनके लिए किस प्रकार की नीति बीजेपी बना रही है? देखिए, बड़ी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, इसलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। हमारे प्रवासी मजदूर ट्रेन से आ रहे हैं जी, अभी हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और उनके लिए ठहरने की जो व्यवस्था है क्वारंटाइन होम, उनकी हालत बहुत नरकी है जिसको कहते हैं नर्क की स्थिति बनी। छोटे छोटे पंचायत भवनों में जहां पर रहने की स्थिति 50-60 लोगों की, वहां पर 200-250 लोग, ना भोजन है, ना शौचालय है, ना पानी है, ना नहाने की व्यवस्था है, कुल मिलाकर नरक की जिंदगी में जी रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाकर के उनकी सेवा में लगने का काम किया। अंदर तो जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन बाहर से ही उनकी सेवा कर रहा है। मैं और दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, जो राहगीर, जो प्रवासी मजदूर पैदल चल के आ रहा है दूसरे राज्यों से, केरल से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, वो पैदल भी कई लोग चल के आ रहे हैं, उसकी सरकार चिंता नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झारखंड प्रदेश में ऐसे 8 अंतरराज्यीय प्रवेश द्वार है जिसको हम कह सकते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होकर के और उनके पीने की पानी की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था, पैर में चप्पल की व्यवस्था, छाती की व्यवस्था कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा एकमात्र संगठन है जो ये सेवा का संकल्प लेकर के राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा है। आज वो अवसर आया है, उस अवसर को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदर्शित भी कर रहा है अपनी सेवा के भाव। दीपक जी, इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो केंद्र सरकार ने नीतियां बनाई हैं, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, ये पूरी दुनिया सराह रही है। दुनिया का सबसे दूसरे ऐसा देश जो दूसरी बड़ी आबादी रखने वाला चाइना के बाद इस संकट से हम जूझ रहे हैं। जी, सबसे कम हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस, पॉजिटिव रेट, रिकवरी रेट हमारा ज्यादा है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमराने का डर पूरे देश को था। हर आदमी सोचता था कि भूख से लोगों की मौतें ज्यादा होंगी, भूखा रहे, तो इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने इतना अच्छा और बेहतरीन, हम कह सकते हैं कि आर्थिक प्रबंधन के माध्यम से हम सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए अच्छा आर्थिक प्रबंधन दिखाते हुए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। केंद्र सरकार की नीतियों से तो आप बहुत खुश हैं दीपक जी, पर राज्य सरकार के कार्यक्रम सोचिए तो ये सरकार, ऐसी सरकार जो सच में हम कह सकते हैं ना भूतो और आगे हम नहीं कह सकते, लेकिन पिछली कई सरकारों से अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसी के में आज बंगाल में आप सोच लीजिए जिस प्रकार से सैकड़ों, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की चिंता, और वो वहां पर भी हम लड़ रहे हैं। इस देश के अंदर कई प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आर्थिक पक्ष हो चाहे वो सही पक्ष। इस लड़ाई में झारखंड की राज्य सरकार से कितने खुश हैं आप? राज्य सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, राज्य की सरकार यहाँ पर शून्यता पर है, धाराशाही है, जनता को खरा नहीं कर रही। और सच कहा जाए तो इमेच्योर्ड गवर्नमेंट, मेच्योरिटी का पूरा अभाव। बिल्कुल,
कोरोना महामारी के इस काल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार का साथ देने की, साथ ही साथ हर किसी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की। फिलहाल दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। कोरोना के इस काल में हम रूबरू आपके साथ बात नहीं कर सकते, इसीलिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, मगर उम्मीद है और दुआ करते हैं कि जल्द ही ये मुसीबत खत्म होगी और रूबरू आपसे बात कर पाएंगे और जानकारी ले पाएंगे। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NBR 24 के साथ, सत्य भी तथ्य। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।